नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टॉप हिलिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। मध्य प्रदेश के इतिहास की गाथा में आज का हमारा विषय है उज्जैनी के विक्रमादित्य, यानी कि एक ऐसा सम्राट जिसने मध्य प्रदेश की धरा पर अपनी राज्य सत्ता का विस्तार किया और नवरत्नों की एक मंडली या उसके राजमंत्रियों की एक टोली ने ही इसके काल को भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण काल की संज्ञा दी, यानी कि एक ऐसा राजा जिसे प्रजा बहुत प्यार करती थी। हालांकि इतिहासकार इस ऐतिहासिक घटना को कई बार काल्पनिक और परंपरागत इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, तो कुछ इतिहासकारों ने जब इसका अध्ययन किया तो वह इस अनुमान पर पहुंचे हैं कि विक्रमादित्य जो उज्जैनी का विक्रमादित्य है उसके अनेक प्रकार के सिक्के धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हुए। तो उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि यह जो विक्रमादित्य है, जिस विक्रमादित्य की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती थी या सातवाहन वंशीय सातकर्णी से की जाती थी, यह तीनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं। और हम पाते हैं कि हमारे उज्जैन के जो विक्रमादित्य हैं वह एक अलग व्यक्तित्व है। और हम पाते हैं कि 58 ईसा पूर्व में जो उज्जैन में शासन कर रहे थे वह विक्रमादित्य अलग है। हालांकि विक्रमादित्य की उत्पत्ति और उनके वंश को लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग विचारधारा को रखते हैं, लेकिन इस उज्जैनी के विक्रमादित्य की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ा विक्रम चरित्र का, सिंहासन बत्तीसी नामक ग्रंथ का, कथा सरित सागर का। कथा सरित सागर जिसके रचयिता सोमदेव हैं, इसमें विक्रमादित्य के बारे में अनेक गाथाएं, अनेक कथानक ऐसे हैं जिनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि 58 ईसा पूर्व में जो शासक हमारी अवंतिका या उज्जैनी पर शासन कर रहा था वह विक्रमादित्य था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह विक्रमादित्य एक उपाधि थी। ठीक है, फिर हम गाथा सप्तशती का अध्ययन किए। गाथा सप्तशती नामक जब हमने ग्रंथ को देखा जिसको हाल ने लिखा था, तो हमने उसमें भी पाया कि उज्जैनी का जो उस समय का उस काल का सम्राट है वह विक्रमादित्य है। ठीक है, फिर हमने थेरावली ग्रंथ को देखा जो मेरुतिंग नाम के व्यक्ति ने लिखा, तो उसमें भी हमने ये पाया कि हमारी जो ईसा पूर्व की 58 ईसा पूर्व के काल का जो समय है उस काल में उज्जैनी में एक शासक शासन कर रहे थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। लोग कहते हैं कि इस काल में धीरे धीरे जब उज्जैनी पर एक राजा जिनका नाम था महेंद्रादित्य वो राज कर रहे थे, तो धीरे धीरे शकों और मलेच्छों ने बार बार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था और मलेच्छों के आक्रमण के कारण राजा महेंद्रादित्य बहुत परेशान हुए। उनकी पत्नी सौम्य दर्शना और महेंद्रादित्य ने भगवान शिव की आराधना की और इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने विशेष गण माल्यवन को यह कहकर भेजा कि जाओ, पृथ्वी पर धर्म का लोप हो गया है और महेंद्रादित्य ने मेरी आराधना की है, तुम्हें उनके घर पुत्र बनकर जाना है और धरती पर फिर से धर्म का विस्तार करना है, धर्म का प्रचार करना है। भगवान शिव के आदेश पाते ही माल्यवन तुरंत पृथ्वी लोक पर महेंद्रादित्य और सोम दर्शना के घर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जब यह पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं तो जैसा कि उस समय भगवान शिव ने इनको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि इस पुत्र का नाम विक्रमादित्य रखना, महेंद्रादित्य ने अपने पुत्र का नाम विक्रमादित्य रखा। हालांकि इस कथा या इस कहानी का जो वर्णन है वो हमें सोमदेव कृत कथा सरित सागर से प्राप्त हुआ। एक दूसरी गाथा है जिसमें कहा कि उज्जैन पे इस काल में गर्दभविल्ल नाम के वंश का एक शासक था और उसी के नाम से उसके पूरे वंश का नाम गर्दभविल्ल वंश पड़ा। हालांकि उस शासक का ही नाम था। उसने 13 वर्षों तक शासन किया। उसकी ख्याति जब बहुत दूर दूर तक फैली तो कुछ शकों के क्षेत्र के जैन धर्म को मानने वाले या बौद्ध धर्म को मानने लोग उज्जैन अवंतिका की यात्रा पर आए। उन्हीं में से एक जैन धर्म विद्वान थे, उनकी एक बहन थी सरस्वती। तो सरस्वती इतनी सुंदर थी कि गर्दभविल्ल जो राजा थे उस पर आसक्त हो गए और उन्होंने उसका अपहरण करा लिया। इस बात से नाराज होकर जैन भिक्षु वापस गए और उन्होंने शकों को एकत्रित कर और अवंती पर आक्रमण कर दिया।
और शक संवत जैसे एक संवत की स्थापना की। लेकिन कथा में अचानक से एक मोड़ आया और लोग कहते हैं कि अच्छा फिर से 17 वर्षों बाद गर्दभविल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने पुनः शकों को पराजित किया और पुनः उन्हें अवंतिका और मालवा के क्षेत्र से खदेड़ कर भगा दिया और विक्रम संवत की स्थापना की। एक विक्रम संवत नाम का एक संवत चला दिया, यानी कि शकों को पराजित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शकों को पराजित करने के बाद ही विक्रमादित्य ने सकारी की उपाधि ग्रहण की थी। जो शकों का दुश्मन, शक अग्नि है ना, मतलब शकों का दुश्मन, तो सकारी की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद की थी। लेकिन कथा सरित सागर की कहानी ये कहती है कि सौम्य दर्शन और महेंद्रादित्य ने शिव की जब आराधना की तो शिव ने प्रसन्न होकर एक पुत्र इनको वरदान में दिया और उसी पुत्र का नाम महेंद्रादित्य वो विक्रमादित्य रखा गया। इन्हीं दोनों के पुत्र का नाम क्या था? विक्रमादित्य। और इस विक्रमादित्य ने अवंतिका पर या उज्जैनी पर 60 वर्षों तक शासन किया। कुछ पुराणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें प्रमुख 7 नगरों की जब भी बात आती है, जो कि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी की बात करते हैं, यानी कि 70-65 ईसा पूर्व से लेकर 0 या प्रथम शताब्दी प्रथम ईसवी की बात करते हैं, तो उस समय कुछ 7 नगरियों की बात की जाती है जिनमें हमारी अवंतिका भी प्रमुख स्थान रखती है। पुराणों में कई जगह लिखा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारकावती, सैब, सप्तते, मोक्षदायिका, यानी कि जो 7 नगर हैं जिनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी में से सबसे प्रमुख है हमारा अवंतिका। और अवंतिका पर शासन करते हैं हमारे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को हम और इसलिए भी पढ़ते हैं कि विक्रमादित्य वह राजा थे जिनके दरबार में नवरत्न मंडली रहती थी। कुछ इतिहासकारों ने नवरत्न मंडली को चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ दिया और इनको उससे जोड़ने के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाने लगा। किंतु जब हमारे विक्रमादित्य के सिक्के मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से प्राप्त होने लगे और उस गुप्तकालीन विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, दोनों में अंतर समझ आया, तो इस बात का प्रमाण स्पष्ट हो गया कि हमारा जो उज्जैन का विक्रमादित्य है, हमारे उज्जैन के जो महाराजा विक्रमादित्य हैं, वह चंद्रगुप्त द्वितीय से अलग व्यक्ति हैं। तो हमें अब ये याद रखना है कि उज्जैन में 58 ईसा पूर्व के समय जिस सम्राट का, जिस राजा का शासन था, उन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इनका जो वंश था, जिसकी हमने चर्चा की कि इनका जो वंश था, उसे बोलते हैं गर्दभविल्ल वंश। गर्दभविल्ल वंश इनके वंश का नाम था और इनके पिता का नाम भी एक प्रकार से एक कथा में देखा गया। लेकिन कथा सरित सागर की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इनके पिता थे महेंद्रादित्य और माता का नाम था सौम्य दर्शन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 57 ईसा पूर्व, जो कि एक दूसरी कथा की कहानी है, 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया और मैंने जैसा आपको बताया कि एक उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि धारण की, और उसी समय इन्होंने विक्रम संवत चलाया। जैसे बाद में मालव जाति के लोगों ने मालव संवत के नाम से किया और बाद में प्रथम शताब्दी के बाद से यह विक्रम संवत चलता आया है और वर्तमान में हिंदू पंचांग में विक्रम संवत ही चलता है। विक्रम संवत के बहुत दिनों बाद एक और संवत प्रारंभ हुआ है कुषाण काल में, जिसे शक संवत कहते हैं, जो 78 ईस्वी में शुरू हुआ। और आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत और शक संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है, तो आपको याद रखना है कि यह जो है यह विक्रमादित्य ने चलाया था शकों को पराजित करने के बाद, और यह वाला जो है वो कनिष्क के काल में, कुषाण वंश के काल में 78 ईस्वी में चलाया था। तो यदि हम दोनों के बीच का अंतर देखें, 57 के साथ यदि हम 78 जोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे विक्रम संवत और शक संवत के मध्य 135 वर्ष का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत और शक संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतर है, तो आपको याद रखना है कि आपको 135 वर्ष का अंतर दोनों संवतों के बीच में देखने को मिलता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। ठीक है, हमने देखा कि 60 वर्षों तक, यानी कि अवंतिका पर या उज्जैनी पर 60 वर्षों तक राजा विक्रमादित्य ने शासन किया। ठीक है, और इनकी राज्यसभा में नवरत्न रहते थे। राज्यसभा से आशय हमारा है मंत्री परिषद से। हालांकि उस काल में मंत्री
ऐसे लोगों को भी बनाया जाता था जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती थी, यानी कि बौद्ध भिक्षु हो या कोई साहित्यकार हो या गणितज्ञ हो या खगोल विज्ञान हो, मतलब कि बिना पैसे के भी लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते थे और प्रजाहितैषी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर राजा का सहयोग करते थे। और इन्हीं नवरत्नों के कारण इस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी जा सकती है, क्योंकि जैसे ही नवरत्न दिमाग में आता है याद आते हैं कालिदास, जैसे ही नवरत्न को हम सोचते हैं याद आते हैं धन्वंतरी, छपणक, बर्रुचि जैसे लोग। विक्रमादित्य की एक कथा है कि विक्रमादित्य की प्रिय पुत्री प्रिय गुमंजरी नाम की एक इनकी जो प्रिय पुत्री थी, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने बर्रुचि को सौंप दिया। बर्रुचि को जब सौंपा गया तो उनकी पुत्री ने, विक्रमादित्य की पुत्री ने बर्रुचि का उपहास कर दिया, और बर्रुचि ने उपहास का बदला लेने के लिए एक स्वांग रचा और एक चरवाहे को राजा बतलाकर, एक चतुर राजा बतलाकर उसकी बहुत बड़ाइयां करके बर्रुचि ने प्रिय गुमंजरी का विवाह चरवाहे के साथ कर दिया। अब प्रिय गुमंजरी विद्वान तो थी, उसने चरवाहे की परीक्षा लेने के लिए अपनी एक पुस्तक का संशोधन कराने के लिए, या हम बात करें प्रूफ रीडिंग कराने के लिए, जब उस चरवाहे को प्रदान की तो देखा कि चरवाहे का तो भेद खुल गया, चरवाहे को कुछ आता ही नहीं था, तो उसे बहुत अपमान हुआ, और अपमान होने के कारण उसने बर्रुचि को श्राप भी दे दिया। हालांकि चरवाहा अपना भेद खुल जाने के कारण, डर के कारण माँ काली की तपस्या करने लगा। काली की तपस्या करने लगा तो विक्रमादित्य को यह ज्ञात हुआ कि यह तो बहुत बड़ी बात है और पूरे हमारे प्रांत में फैल जाएगी, तो मेरी बेइज्जती भी हो सकती है। तो उन्होंने इस बात को बताया। प्रिय गुमंजरी की दासी एक कालिदास की तपस्या को भंग करने पहुंच जाती हैं, और जैसे ही वो तपस्या को भंग करना चाहती हैं तो काली माता प्रसन्न हो जाती है कि यदि दासी ने ही तपस्या भंग कर दी तो मेरा जो अस्तित्व है या मेरा जो भक्त है जिसने मुझे सच्चे मन से पुकारा है ना, उसके साथ गलत हो जाएगा। काली जब प्रकट होती हैं और यह बात राजकुमारी को पता चलती है तो वो प्रसन्न होकर पहुंची जाती है वहां पर, और देखती है, जैसे ही चरवाहे के पास पहुंचती है तो चरवाहा कहता है, अस्ति कश्चित भाग्य विशेष, मैं काली का दास। और जभी से एक कालिदास के नाम का व्यक्ति जिसकी शादी विक्रमादित्य की पुत्री के साथ होती है, उसका अस्तित्व बनता है। और हम देखते हैं कि यह वही कालिदास हैं जिन्होंने कुमार संभवम, रघुवंशम आदि, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम नामक के ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ने से ही प्राचीन काल के इतिहास और उस काल के राजवंशों की अनेक गाथाओं और अनेक कथानकों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि कालिदास अनेक कालों में अलग अलग व्यक्ति हुआ, क्योंकि कालिदास की रचनाओं में एकता नहीं है। जिस भाव से लिखा गया है वो प्रथम शताब्दी का भी देखा जाता है। इस काल जिस परिस्थितियों की घटनाओं का वर्णन किया गया है वो 600 ईसा पूर्व की घटनाएं भी हैं उसमें। यानी कि कालिदास के रूप में अनेक इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। किंतु जब हम विक्रमादित्य के बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं और उसके काल के अनेक विद्वानों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस कालिदास की हम चर्चा करते हैं वह कालिदास उज्जैनी के अवंतिका के विक्रमादित्य की सभा में ही रहते थे और उनके जमाई थे, यानी कि उनकी पुत्री से विवाह चरवाहे के रूप में किया था, लेकिन कालिदास नाम उनका काली के प्रकट होने और उनके आशीर्वाद देने के बाद हुआ था। तो इस प्रकार के नवरत्न जिनको हम देखते हैं वो विक्रमादित्य की सभा को शोभित करते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है धन्वंतरी का। दूसरे नवरत्न में हम बात करें तो दूसरा व्यक्ति है छपणक, तीसरे व्यक्ति हैं अमर सिंह, चौथे हैं शंकु, पांचवें हैं कालिदास जिनकी हमने अभी चर्चा की, ठीक है। फिर है वेताल भट्ट, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, विक्रम बेताल की आपने कहानियां सुनी होंगी, ठीक है। प्रश्न पूछूंगा मैं तो मैं राजन उत्तर देना है, ये कहानियां बेताल भट्ट के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हैं बराह मिहिर, इनका नाम भी सुना होगा। सूर्य की गति को बतलाने वाला प्रथम विद्वान यही था जो हमारी भारत भूमि में जन्मा, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि हमारे मध्य प्रदेश में इनका निवास स्थान था। राजा विक्रमादित्य की सभा को ये शोभित करते थे। वहीं उसके बाद है घटकर पर। इनका नाम अजीब क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे और यमक अनुप्रास की हम जब बात करते हैं तो उसके प्रकांड विद्वान। इन्होंने कहा था कि यदि कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं फूटे मटके से
फूटे घड़े से पानी पीऊंगा, और इसी आधार पर इनका नाम धीरे धीरे घटकर फर बन गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है वरुचि की। इसके बाद जो अगले नवरत्न हैं वो हैं वररुचि, जिनकी हमने चर्चा की। विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री को इनके पास शिक्षा के लिए भेजा था। तो हम देखते हैं एक एक करके हम सभी नवरत्नों को देखते हैं।